वेलकम। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। वेलकम। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो है कैश बुक। कैश बुक यानी कि रोकड़ पुस्तक। रोकड़ पुस्तक क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, कैसे इसको तैयार किया जाता है और कितने प्रकार की होती है, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कैश बुक या रोकड़ पुस्तक जैसा कि नाम से दे रखा है, इसमें कैश ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। जितने भी बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, नकदी लेन देन होते हैं, उनको लेखा करने के लिए, उनको नोट करने के लिए जिस बुक का इस्तेमाल किया जाता है उसे कैश बुक कहते हैं। कैश बुक बिजनेस की एक इम्पॉर्टेंट बुक है। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि सब्सिडरी बुक्स जो होती है, सहायक पुस्तकें 8 प्रकार की होती हैं। उनमें पहली है कैश बुक, दूसरी है परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और बिल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसके अलावा फिर होता है बिल्स बुक जो होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेएबल बुक एंड जनरल प्रॉपर। इस तरह से 8 बुक्स जो होती है वो सब्सिडरी बुक की कैटेगरी में आती हैं। छोटा बिजनेसमैन जो होता है वो जर्नल में सारी अपने रिकॉर्ड रखता है, लेकिन जर्नल में सभी चीज़ों के रिकॉर्ड रखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल इसलिए कि आगे जाके जैसे हमें कैश ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत है या किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को देखना है तो पूरी जर्नल के पेज पलटना पड़ेंगे, पूरे ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा। तो इसी समस्या का हल है सब्सिडरी बुक्स, सहायक पुस्तकें। और उन्हीं सहायक पुस्तकों में पहली पुस्तक आती है कैश बुक। कैश बुक को मुख्य सहायक पुस्तक बोला जाता है, प्रिंसिपल सब्सिडरी बुक। क्यों? क्योंकि कैश बुक अगर किसी बिजनेसमैन ने बना ली तो उसको फिर अलग से लेजर में कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेजर मतलब खाता बही में अलग से रोकड़ खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये प्रिंसिपल बुक की कैटेगरी में आती है और 2-3 उद्देश्यों को एक साथ हल करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैश बुक में क्या लिखा जाता है? केवल नकदी लेन देन, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका कैश से ताल्लुक है, जो कैश को बिलोंग करते हैं, वो कैश बुक में लिखे जाएंगे। ऐसे ट्रांजैक्शन कौन से हो सकते हैं? या तो कैश रिसिप्ट्स है या कैश पेमेंट है, मतलब नकद प्राप्तियां हैं या नकद भुगतान। तो जितनी भी नकद प्राप्तियां हैं और जितने भी नकद भुगतान हैं, इनको कैश बुक में लिखा जाता है। इसका मतलब है कि कैश बुक में 2 साइड हो गई, प्राप्ति यानी कि रिसिप्ट्स और भुगतान यानी कि पेमेंट। एक साइड रिसिप्ट होती है, एक साइड पेमेंट होता है। लेकिन टेक्निकली हमारे जितने भी अकाउंट और बुक्स होते हैं उनमें डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं। तो कैश बुक का डेबिट साइड जो होता है वो रिसिप्ट से संबंधित होता है, प्राप्तियों से संबंधित होता है, और कैश बुक का क्रेडिट साइड जो होता है वो भुगतान से संबंधित होता है। कैश बुक में केवल नकद लेन देनों का हिसाब लिखा जाता है, नकद लेन देन को नोट किया जाता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड नहीं है या कैश हमें मिलने वाली है या भविष्य में कोई कैश पेमेंट हम करने वाले हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन को नहीं लिखा जाता है इसमें। एक्चुअल जो कैश पेमेंट हुआ है या एक्चुअल जो कैश रिसिप्ट हुई है, केवल उसी को लिखा जाता है। कोई उम्मीद है कि हमें पेमेंट मिलने वाला है या कोई पेमेंट हमें करना है निकट भविष्य में, इसको भूल जाइए आप, इनको कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। तो कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। और कैश बुक में मैंने आपको बताया 2 साइड होती है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। लेकिन टेक्निकली जैसा कि मैंने बताया, डेबिट साइड में रिसिप्ट लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखा जाता है। अब कैश बुक कितने प्रकार की होती है? कैश बुक मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। 4 तरह की कैश बुक हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक यानी कैश रोकड़ पुस्तक के प्रकार। नंबर 1 है सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। साधारण या एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक बोला जाता है इसे। ये एकदम सिंपल कैश बुक होती है। ऐसे बिजनेसमैन जहां पर बैंक वगैरह के ट्रांजैक्शन नहीं हो और जो बहुत छोटा बिजनेसमैन हो, जिसके ज़्यादा लेन देन नहीं होते, वहां पर ये कैश बुक इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आज के ज़माने में बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में छोटे बिजनेसमैन के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जब बिजनेस बढ़ रहा है तो फिर आगे की कैश बुक उनके लिए आती है। दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक।
इसको कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम भी बोला जाता है। दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक या बट्टा खाता सहित रोकड़ पुस्तक, बट्टे खाने वाली रोकड़ पुस्तक। इस रोकड़ पुस्तक में डबल कॉलम कैश बुक में और सिंपल कैश बुक में ज्यादा फर्क नहीं है। सिंपल कैश बुक में केवल कैश का कॉलम होता है, अमाउंट का, और इसमें डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के या राशि के दो कॉलम होते हैं, एक डिस्काउंट और एक कैश। मतलब इसमें डिस्काउंट भी लिखा जाता है और कैश भी लिखा जाता है। तीसरी होती है थ्री कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक, जिसे 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक बोला जाता है। ये बड़े बिजनेसमैन के लिए उपयोगी होती है, जहां बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं और जहां कैश में भी ट्रांजैक्शन होते हैं और बैंक के भी ट्रांजैक्शन होते हैं। वहां पर जो कैश बुक इस्तेमाल की जाती है वो 3 कॉलम कैश बुक होती है, 3 खाने वाली कैश बुक। इसको बोला जाता है कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। ऐसी रोकड़ पुस्तक जिसमें बैंक और डिस्काउंट का भी, मतलब बैंक और बट्टे का भी खाना हो, वो 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक कहलाती है। चौथा होता है पेटी कैश बुक, यानी कि फुटकर रोकड़ पुस्तक या खुदरा रोकड़ पुस्तक। इसे इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक बोला जाता है। ये छोटे खर्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। बड़ा बिजनेसमैन इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन छोटे छोटे खर्चों के लिए एक अलग से पेटी कैश बुक बना ली जाती है। इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। अब कैश बुक का जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक नियम है, जो मूलभूत नियम है, वो मैंने क्या बताया, प्राप्ति और भुगतान। प्राप्तियों को कैश बुक के डेबिट साइड में लिखा जाता है और भुगतानों को कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो इसको सारी कैश बुक का फंडा यही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 जो कैश बुक बनाएंगे, तीनों का नियम यही लगेगा कि सभी प्राप्तियों को इनके डेबिट साइड में लिखा जाता है और सभी भुगतानों को, सभी पेमेंट्स को इनके क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। यहां पर सिंपल कैश बुक का मैं आपको प्रोफार्मा बताने जा रहा हूं। सिंपल कैश बुक, जैसा कि मैंने बताया था, पहले प्रकार की कैश बुक या फर्स्ट टाइप ऑफ द कैश बुक इज सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक कैसे बनाई जाती है ये प्रोफार्मा देख लीजिए। मैं आपको 3 कॉलम कैश बुक बताऊंगा, सिर्फ इनके प्रोफार्मे की चर्चा करूंगा। सिंपल कैश बुक में कॉलम होता है डेट, रिसिप्ट्स, लेजर फोलियो नंबर या एलएफ नंबर जिसे बोला जाता है, अमाउंट, फिर डेट, पेमेंट, एलएफ नंबर, अमाउंट। यहां से यहां तक डेट, रिसिप्ट, एलएफ नंबर और अमाउंट, ये कॉलम डेबिट साइड कहलाते हैं, डेबिट साइड है। और ये कॉलम डेट, पेमेंट, एलएफ नंबर और अमाउंट, इधर वाला क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में हम रिसिप्ट्स लिखेंगे, क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखेंगे। और केवल कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट ही इसमें लिखे जाते हैं। लिखने का तरीका क्या है, जैसे बिजनेस में कैपिटल लगाई तो टू कैपिटल लिख के कितना अमाउंट आया कैश वो लिखेंगे। ए से मिला मान लो पैसा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम है तो टू ए लिखेंगे। कैश सेल्स है तो टू, नगद बिक्री है तो टू सेल्स लिखेंगे। कमीशन मिला है तो टू कमीशन लिखेंगे। पेमेंट साइड में कैसे लिखेंगे, बाय परचेस। अगर मान लीजिए नगद खरीद हुई है, कैश परचेस हुआ तो यहां लिखेंगे बाय परचेस। खर्चे हुए हैं तो बाय एक्सपेंसेस, बाय वेजेस मतलब मजदूरी, बाय रेंट, और सारे खर्चे इस तरह से लिखने के बाद एक्चुअली कैश बुक जो होती है महीने की महीने बनाई जाती है, या बिजनेसमैन जो तय करे जो अवधि, सामान्य तौर पर प्रति माह के अंत में इसका शेष निकाला जाता है। तो हम ये मान के चलें 1 महीने की सारी प्राप्तियां इधर और उसी महीने के सारे पेमेंट्स इधर, और उसके बाद इस साइड में बैलेंस बचेगा। कैश बुक के बारे में ध्यान रखने वाली चीज है कि हमेशा इसका डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब यह है कि डेबिट साइड हमेशा बड़ा रहेगा। इसका कारण यह है कि जितनी कैश है हमारे पास जितनी कैश है उसमें से कुछ बच सकता है या बराबर हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्रेडिट साइड इसका बड़ा हो, क्योंकि किसी के पास मान लीजिए 1000 रुपये है तो 1500 रुपीज खर्च नहीं कर सकता हो। जितना कैश है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो ही नहीं सकते हैं, जितने रिसिप्ट्स हैं उससे ज्यादा पेमेंट कभी हो ही नहीं सकते हैं। इसी कारण से, इसी रूल्स के कारण से हमेशा या तो इधर बैलेंस बचता है या टोटल बराबर हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड जब बैलेंस निकाला जाता है तो बाय बैलेंस सीडी करके बची हुई कैश इसके सामने लिखा जाता है। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस हो जाएगा उस पर्टिकुलर मंथ का, उस पर्टिकुलर अवधि का, उस अवधि का अंतिम रोकड़ शेष हो जाएगा। फिर अगले महीने की पहली तारीख को टू बैलेंस बीडी करके इधर आ जाएगा यही बैलेंस, और फिर आगे ऐसे ही चलेंगे। तो ये
सिंपल कैश बुक है, एक खाने वाली कैश बुक है जिसमें केवल अमाउंट का खाना है और कोई खाने नहीं है। तो डेट, रिसिप्ट, एलएफ नंबर, अमाउंट, ये रिसिप्ट साइड में है। इसी तरह से पेमेंट साइड में डेट, पेमेंट, एलएफ नंबर और अमाउंट, ये कॉलम है। चाहे सिंपल कैश बुक हो, चाहे डबल कॉलम कैश बुक हो, चाहे 3 कॉलम कैश बुक हो, कैश बुक में आइटम लिखने का तरीका यही रहेगा, मतलब प्राप्तियां डेबिट साइड में आएगी और भुगतान क्रेडिट साइड में आएंगे। तो कैश बुक का बेसिक फंडा, मूलभूत नियम तो यही है। अब मैं आपको डबल कॉलम वाली कैश बुक बताने जा रहा हूं। डबल कॉलम वाले, अभी आपने सिंगल कॉलम कैश बुक देखी, डबल कॉलम यानी 2 खाने वाली जो कैश बुक होती है उसमें और सिंपल कैश बुक में क्या फर्क होता है। सिंपल कैश बुक में और डबल खाने की कैश बुक में एक फर्क और हो जाता है कि एक कॉलम इधर बढ़ जाएगा, एक कॉलम इधर बढ़ जाएगा। ये एलएफ नंबर का कॉलम है और ये डिस्काउंट का कॉलम है। ये एलएफ नंबर और ये डिस्काउंट का कॉलम अमाउंट के रूप में बढ़ जाएगा है? तो एलएफ नंबर तो पहले भी था दोनों तरफ, अब अमाउंट का एक कॉलम था, इसके अलावा डिस्काउंट का कॉलम भी बढ़ गया, मतलब बट्टे का कॉलम। तो ये बट्टा जो है यहां पर लिखा जाएगा है। जैसे मान लीजिए ए से पेमेंट मिला, ए से मान लीजिए पेमेंट मिला 750 रुपए और 50 रुपए से बट्टा दिया तो 50 रुपए बट्टा यहां लिखा जाएगा। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹50, तो इस तरह से लिखा जाएगा उसको। इसी तरह से किसी को पेमेंट किया गया है और उससे हमें बट्टा मिला है, तो जैसे मान लीजिए बाय बी को पेमेंट किया मान लीजिए 1450 रुपए और 50 रुपए बट्टा मिला, डिस्काउंट मिला, तो बाय बी करके डिस्काउंट जो मिला डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे और ये इसके कॉलम में लिखेंगे। डिस्काउंट के कॉलम का टोटल लगाया जाता है एट द एंड ऑफ पीरियड, इसका बैलेंस नहीं निकाला जाएगा, बैलेंस सिर्फ अमाउंट के कॉलम का निकाला जाएगा। ये होती है 2 कॉलम की कैश बुक। अब आती है मुख्य बात, 3 कॉलम कैश बुक। यहां पर मैं 3 कॉलम कैश बुक आपको बताने जा रहा हूं। 3 कॉलम कैश बुक यानी 3 खाने वाले रोकड़ भाई। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट में रिसिप्ट दर्शाएंगे और क्रेडिट साइड में पेमेंट दर्शाएंगे। कॉलम होता है, डेबिट साइड में जो कॉलम होते हैं डेट, रिसिप्ट, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश और बैंक। फिर से बता रहा हूं, डेबिट साइड में डेट, रिसिप्ट, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। इसी तरह से क्रेडिट साइड में है डेट, पेमेंट, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट ये दोनों अंतर है, बाकी कॉलम तो कॉमन है दोनों साइड में। तो ये 3 खाने वाली जो रोकड़ पुस्तक है उसके खाने हैं, उसके कॉलम्स हैं। इसमें डेबिट साइड में अमाउंट के 3 कॉलम है, डिस्काउंट, कैश और बैंक। इसी तरह से अमाउंट के क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम है, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। डेबिट साइड में सभी प्राप्तियां लिखी जाती है, चाहे बैंक में प्राप्ति हो रही हो चाहे कैश में प्राप्ति हो रही है। ये एक्चुअली क्या है, 3 खाने वाली जो रोकड़ पुस्तक होती है, 3 कॉलम कैश बुक होती है, वो कैश अकाउंट का भी काम करती है और बैंक अकाउंट का भी काम करती है। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों का मिला जुला रूप है। कैश में प्राप्ति हो रही है तो इसके डेबिट में लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट में प्राप्ति हो रही है, बैंक रिसिप्ट हो रही है, बैंक अकाउंट में इंक्रीज हो रही है तो भी इसके डेबिट में लिखा जाएगा। कैश पेमेंट है तो इसके क्रेडिट में लिखा जाएगा और बैंक से कोई पेमेंट हो रहा है तो भी क्रेडिट में लिखा जाएगा। ये इसको याद रखने का तरीका है। फिर से बता रहा हूं, कैश की रिसिप्ट और बैंक की रिसिप्ट इसके डेबिट में और कैश पेमेंट और बैंक से पेमेंट इसके क्रेडिट में लिखा जाएगा। डिस्काउंट तो जहां कैश या जब बैंक लिखा जाएगा वहां उस साइड लिखा जाएगा। अगर प्राप्ति कैश प्राप्त हो रही है और हमने कोई डिस्काउंट दिया तो डेबिट में आएगा। डिस्काउंट दिया गया डिस्काउंट डेबिट में और प्राप्त डिस्काउंट या मिला हुआ डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, सिर्फ कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड निकाला जाता है। वर्ष अवधि के अंत में कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं निकाला जाता, टोटल बराबर टोटल लिख दिया जाता, दोनों साइड जो भी हो, अलग अलग भी हो सकता है टोटल। तो ये 3 खाने वाली कैश बुक है। इसको बनाना देखने में भी आसान लग रही है लेकिन बनाने में कुछ मुश्किलें होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ चीजें नहीं आ जाती हैं। क्या चीजें नहीं आ जाती है? कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। कॉन्ट्रा यानी विपरीत लेन देन। विपरीत लेन देन या कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन ही 3 कॉलम कैश बुक में समस्या वाली चीज हो सकती है।
कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका दो तरफा प्रभाव पड़ता है। दो तरफा प्रभाव यानी डबल साइड इफेक्ट, डबल इफेक्ट वाले ट्रांजैक्शंस को हम कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बोलेंगे। डबल इफेक्ट वाले ट्रांजैक्शन या लेन देन कौन से होते हैं? देखिए यहां पर कैश और बैंक ये दो मेन अमाउंट है। तो ऐसे लेन देन जिनका प्रभाव कैश पर भी पड़ रहा हो और साथ ही साथ बैंक पर भी पड़ रहा हो, वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होंगे। तो निश्चित रूप से जब कैश और बैंक दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है, उस ट्रांजैक्शन का दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो एक कोई ना कोई चीज इंक्रीज हो रही होगी, एक कोई ना कोई चीज डिक्रीज हो रही होगी। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे इंक्रीज इन कैश हो रहा है और डिक्रीज इन बैंक हो रहा हो, मतलब जिससे रोकड़ में वृद्धि हो रही हो और बैंक बैलेंस में कमी हो रही हो, तो वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन यानी कि विमुख प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि माना जाएगा। दूसरा इसका उल्टा, डिक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन बैंक। ऐसा लेन देन जिसकी वजह से कैश में तो कमी हो रही है लेकिन बैंक बैलेंस में वृद्धि हो रही है, वो भी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होगा। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन इस कैश बुक में इधर भी लिखा जाता है और इधर भी लिखा जाता है। और जब उसको लिख दिया जाता है, जैसे कोई कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन यहां लिखा तो यहां एलएफ में सी लिख दिया जाता है इधर भी, और यहां भी लिखा तो उसको इधर भी सी लिख दिया जाता। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन करना ही इस कैश बुक का मुख्य वो है। बाकी तो इससे पहले जिस कैश बुक की मैंने चर्चा की थी उसके जैसा ही है। तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन नोट करना जरूरी है। एक मुख्य बात, चाहे वो सिंपल कैश बुक हो, चाहे डबल कॉलम कैश बुक हो, चाहे 3 कॉलम कैश बुक हो, ध्यान रखने वाली चीज क्या होती है कि किसी बिजनेसमैन का जिसका आप कैश बुक बनाने जा रहे हैं, उसको अगर मान लीजिए कोई चेक मिला, मिस्टर ए से चेक मिला, तो ऐसी स्थिति में अगर उस चेक, उसके बारे में उस चेक की दो स्थिति हो सकती है। चेक मिला और तुरंत बैंक में जमा करा दिया, या चेक मिला उसको 2-4 दिन बाद जमा कराया। तो अगर किसी से चेक मिला है पेमेंट में, चेक रिसीव्ड हुआ है और उसको सेम डे बैंक में जमा करा दिया है, तो उसको बैंक कॉलम में लिखा जाएगा क्योंकि उसकी वजह से बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन अगर किसी से चेक मिला है और उसको सेम डे या उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया जाता बल्कि आगे और कभी जमा कराएंगे उसको, तो ऐसी स्थिति में उस चेक को चेक ना मानते हुए कैश मानेंगे, यानी ये मानेंगे कि उससे कैश मिली है। और जब उस चेक को जमा कराने के लिए बैंक भेजा जाएगा, 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन, जितने भी दिन बाद उसको भेजा जाएगा, तब उसकी ये मानकर एंट्री की जाएगी कि हम कैश को बैंक में जमा करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मिला था चेक तब हमने कैश की प्राप्ति मानी थी, कैश रिसीव्ड जैसा माना था और वैसा ट्रीट किया था। इसलिए जब उस चेक को आप बैंक में जमा करा रहे हैं तो उसको फिर हम कैश जमा कराने जैसा ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री इसका सबसे मेन अट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रा अगर हमने कर ली इसको, तो कैश बुक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। बाकी सारी एंट्री तो वैसी होती है। मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक बताई थी, उनमें कहीं पर भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें बैंक कॉलम नहीं होता। बैंक कॉलम होगा तभी तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी ना। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? हम एक ही बुक में कैश अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं और बैंक अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसा लेन देन जिसका ताल्लुक कैश और बैंक दोनों से है, वो कॉन्ट्रा में जाएगा। क्योंकि कैश अगर घटेगा, मान लो बैंक में पैसा जमा कराया, मान लीजिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये ट्रांजैक्शन दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारे पास कैश इन हैंड तो कम हो गया, तो कैश में तो डिक्रीज हो रही है और बैंक में बैलेंस बढ़ गया। तो कैश हमने पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया? बैंक को। तो इधर कॉन्ट्रा में इसका ट्रांजैक्शन करेंगे, मान लो कैश डिपॉजिट किया तो हम करेंगे बाय बैंक, और हमने कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक किया है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमारी कैश कम हुई है, यानी कि कैश पेमेंट किया है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय बैंक और कैश के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि कैश हमारी कम हो रही है। पेमेंट किसका किया हमने? कैश का। अब इसी ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट क्या होता है? इधर आए हम, बैंक कैश नगद गया हमारे पास से, तो क्रेडिट साइड में लिखा क्योंकि पेमेंट साइड में चला गया। लेकिन बैंक में तो कैश की प्राप्ति हुई ना, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश, और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपये और ये सी लिख दिया। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। ये किस ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री करके दिखाई मैंने आपको? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में
कैश जमा किया, इस ट्रांजैक्शन की काउंटर एंट्री क्या होगी? जब कैश हमारे पास से गया तो बाय बैंक गया, बाय बैंक लिखेंगे हम, और कैश के कॉलम में लिखा क्योंकि कैश कम हुआ है, और बैंक को प्राप्ति हुई है इसलिए टू कैश लिखेंगे बैंक के कॉलम में। ये बैंक का कॉलम है और ये कैश का कॉलम है, तो जिस साइड में प्राप्त हो रहा है, चाहे कैश प्राप्ति हो रही हो चाहे बैंक प्राप्ति हो रही है, अगर कैश में इंक्रीज हो रही हो, नगद बैलेंस बढ़ रहा है तो इधर लिखेंगे, और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो भी इधर लिखेंगे क्योंकि प्राप्ति साइड ये है, रिसिप्ट साइड ये है। अगर कैश पेमेंट हो रहा हो या बैंक से पेमेंट हो रहा हो तो इधर लिखेंगे क्योंकि पेमेंट साइड ये है। तो ये कॉन्ट्रा करने का तरीका है। अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे, एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि कैसे इसको पूरा किया जाता है।